सर हमारे कुछ सवाल हैं, कुछ मेरे भी हैं, कुछ व्यूअर्स के सवाल हैं। सबसे पहला तो ये मुझे बताइए कि सब लोग, इवन गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी हमारी बायोमास इंडस्ट्री इतनी स्ट्रगल क्यों करती है? सबसे पहला यार्डस्टिक में बोलता हूँ, बायोमास आपके कंट्रोल में है क्या? एग्रो रेसिड्यू आपके कंट्रोल में है क्या? तो सबसे बड़ा आंसर है नो। सर सब्सिडी के ऊपर आपका क्या व्यू है कि लाइक रियल में ये मिलती है, नहीं मिलती है, या कैसा है इसका? तो अब मेरा पर्सनल आप ओपिनियन मानेंगे तो आई नेवर काउंट सब्सिडी एज अ प्रॉफिट सेंटर। उनको सब्सिडी तो देना ही नहीं चाहिए, उनको सब्सिडी ही नहीं देना चाहिए। और सबसे एक बड़ा मिथ है कि फार्मर हमको लेके आएगा। फार्मर कभी भी लेके नहीं आता है। ओके। हम उसका नाम दिए हैं विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, दैट इज वीएलई। वीएलई क्या होता है? फार्मर में से एक आदमी होता है जिसको हम इनेबलर बनाते हैं। बट सर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बात करता हूँ, अगर एनटीपीसी और बाकी सब पावर प्लांट्स ने अगर पैलेट लेना स्टार्ट कर दिया, हाँ, तो फिर सामने मार्केट कैसा रहेगा? एक फियर होना चाहिए पावर प्लांट को कि भैया आप यूज नहीं करोगे देन यू विल बी पेनलाइज, यू विल नॉट गेट अ फंड, यू विल नॉट, योर पावर विल नॉट बी ट्रेडेड एट हायर प्राइस। सम रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, सारे यूज करना चालू कर दे। कल से, आज आप लाइए, कल से चालू कर देंगे। तो प्राइवेट जितने भी पावर प्लांट्स है वो पैलेट्स नहीं यूज करते हैं, बायोमास नहीं यूज करते हैं। वो गवर्नमेंट को जाके कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं, सर अभी हम मर गए, लुट गए, हमको तो पैसा नहीं मिल रहा, हम क्या करें। अरे भैया तुम मर गए तो जब हम बोलेंगे हमें बायोमास पड़ा है, ले जाओ, कॉस्ट और ले जाओ। कोयले का भी तो कॉस्ट दे ही रहे हो ना, उसको भी खोदने का कॉस्ट है। बट बात यहाँ पे वही आ रही है कि मैंने कई लोगों के मतलब लोगों से सुना है हाँ कि जो पावर प्लांट चलाने वाले लोग हैं, हाँ ये बड़े लोग हैं हाँ जिनका काफी बड़ा योगदान है हमारे गवर्नमेंट को, हाँ। काफी सपोर्ट है। सो उन लोगों के सामने जो हमारे बायोमास इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो काफी छोटे छोटे लोग हैं। सो हम छोटे लोगों की तरफ कोई देखा नहीं जा रहा है, और जो बड़े लोग हैं जो पावर प्लांट चलाते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग बड़े लोग हैं, इसलिए उनकी ज्यादा सुनी जाती है, उनके प्रॉब्लम्स को ज्यादा सुना जाता है। हम छोटे लोगों को नहीं सुना जाता। हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब बोरा, बाइकॉन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इंटरव्यू है ऐसे व्यक्ति के साथ में जो काफ़ी अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति है हमारे बायोमास इंडस्ट्री के, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे और मार्केट लेवल पे काफ़ी काम किया है। इस इंडस्ट्री को इन एंड आउट जाना है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। और वो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुनील राय सर, जिनके लास्ट वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। आइए आज कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो मिलते हैं सुनील राय सर से। हेलो सर, बाइकॉन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी। सर हमारे व्यूवर्स के हमारे लास्ट इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, सब लोगों ने काफी पसंद किया, सब लोगों की डिमांड आई कि सुनील राय सर का इंटरव्यू फिर से लिया जाए। सो ऑन डिमांड हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की और आज हमारे साथ में है। सर हमारे कुछ सवाल हैं, कुछ मेरे भी हैं, कुछ व्यूवर्स के सवाल हैं। सबसे पहला तो ये मुझे बताइए कि सब लोग, इवन गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी हमारी बायोमास इंडस्ट्री इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही है? सोएब जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूंगा जो आप एक निस्वार्थ भाव से जो ये इनिशिएटिव जो चला रहे हैं, थैंक तो यू सर। उसके लिए मेरा हमेशा आपके लिए मतलब सहानुभूति रहेगा। और डेफिनेटली कोई भी अच्छा कॉज है उसके लिए सुनील राय इज ऑलवेज रेडी। अब हम पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ग्रीन एनर्जी का इतना सारा गवर्नमेंट पुश कर रही है, बहुत सारे हाइप हो रहे हैं, देन ये भी स्ट्रगल क्यों है? देखिए, हम सबसे बड़ा चीज है कि इसमें 90% या 80% लोग डॉक्यूमेंट वाइज उनको लगता है इतना जनरेशन हो रहा है, मेरा इतना लैंड है, इतना एग्रीकल्चर, इतना वेस्ट है। उसमें से केवल 5 या 10% ये जानते हैं कि इसको वेस्ट को एग्रीगेट कैसे किया जाए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके। एग्रीगेशन हाथ से नहीं होगा, एग्रीगेशन विथ स्पेशलाइज मशीनरी के साथ होगा, लाइक बेलर्स हैं, स्पेशलाइज ट्रॉलीज हैं। और सबसे एक बड़ा मिथ है कि फार्मर हमको लेके आएगा। फार्मर कभी भी लेके नहीं आता है। ओके। हम उसका नाम दिए हैं विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, दैट इज वीएलई। वीएलई क्या होता है? फार्मर में से एक आदमी होता है जिसको हम इनेबलर बनाते हैं। उसको हम सिखाते हैं कि भाई ये भूसा आप वहां से उठाओगे, वेस्ट है, इसको जलाओ मत, लेके आओगे तो मैं इसका कुछ पैसा दूंगा। देन वो एक इन एंड अराउंड बिजनेस ढूंढता है, दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट बिजनेस। तो वो फिर उसका इंटरेस्ट आया था तो वो आ जाता है। अब वो 5-10% हो रहा है। बायोमास हमको दिख रहा है, ग्रीन एनर्जी में पुश भी दिख रहा है, बट उसके हिसाब से हमको एग्रीगेशन, उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसका सप्लाई चेन, वो अभी थोड़ा एक गैप है जो धीरे धीरे अभी मतलब अभी आप देख रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में बैठे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी काफी सारा एग्रेशन चालू हो गया। आज से पहले छत्तीसगढ़ इज नोन फॉर द कोल एंड मिनरल्स, आज यहाँ बायोमास की बातें हो रही हैं। बहुत सारे स्टेट्स में अभी चालू हो रहे हैं। तो जैसे जैसे डिमांड जनरेशन होती है, और सबसे बड़ी बात है कि डिमांड कहाँ पर है। तो जब डिमांड होगा तो जनरेशन होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, डेवलपमेंटल होगा। तो बायोमास का डिमांड सेंटर के सेंट्रिक, लाइक महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट
in biomass consumption. Gujarat is largest in biomass consumption. NCR is the largest in biomass consumption. इसका मतलब क्या है कि वहाँ इंडस्ट्रीज हब है, वहाँ डिमांड सेंटर है, तो नीचे लोग उसका एंटरप्रेन्योरशिप, कलेक्शन, वो सारी चीजें ढूंढ लेते हैं. और डेफिनेटली जैसे अभी गवर्नमेंट सोलर को भी काफी पुश कर रही है, विंड भी काफी पुश कर रही है, और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कर रही है, तो मेरे ख्याल से कि वो मिशन ज्यादा दूर नहीं है. अब जैसे एक स्लो स्पीड में चल रहे थे, अब काफी फास्ट पेस पे चल रहे हैं. बायो सीएनजी प्लांट्स, 5,000 बायो सीएनजी प्लांट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं. रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने पहले चालू किया कि मैं एक ब्लॉक रिजर्व करूं, एक ब्लॉक 1 बायोमास यूनिट, आइदर ब्रिकेटिंग, पैलेटिंग और आपका बायोगैसिफिकेशन. तो अब उस लेवल पे वो एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रीज आ रही हैं. ओके सर, ब्रिकेट एंड पेलेट, क्या ये इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है या फिर ये मशीन बेचने वालों का एक मार्केटिंग गेम है? देखिए, मैं इसमें इसको अलग एंगल से मैं बताऊंगा. देखिए, अगर जो मैं ये बोलूं कि मशीनरी वालों का गेम है, तो डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट सब आदमी बेचने के लिए तो कोशिश तो करेंगे. मैं भी अपना प्रोडक्ट अच्छा बोल के बेचने की कोशिश करूंगा. जो आदमी लोग हैं वो इसमें वो क्या जंप कर देते हैं, अरे यार ये तो 50 लाख मिनट लग जाता है, चलो इसमें कूद जाते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, किसी ने बता दिया कि 1,000 रुपए का मार्जिन है. तो सबसे पहले आपको मशीन, देखिए मशीन बेचने वाला डेफिनेटली मार्केटिंग, अब उसमें से कुछ लोग सही भी बोलते हैं. अब आपको क्या अच्छा लगता है? हमको वो अच्छा लगता है कि जो सबसे हमको अट्रैक्टिव दिखे, शॉर्ट टर्म. दुनिया में कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं है. आपने भी अपने लाइफ में मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, मैं भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके आया. मुझे शॉर्टकट तो नहीं मिला, और जितने भी बड़े लोग आगे बढ़े हैं उनसे भी मैंने जब बातें करता हूँ तो उन्होंने भी शॉर्टकट नहीं लिया. उन्होंने मेहनत, कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन, कमिटमेंट के साथ वो आगे बढ़े हैं. राइट सर. तो अब आपको जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल के लिए बहुत सारे यार्डिस्टिक्स हैं. सबसे पहला यार्डिस्टिक में बोलता हूँ, बायोमास आपके कंट्रोल में है क्या? एग्रो रेसिड्यू आपके कंट्रोल में है क्या? तो सबसे बड़ा आंसर है नो. इट इज ए मार्केट ड्रिवन. सो आपने बायोमास कलेक्शन के लिए क्या क्या किया है इंडस्ट्री लगाने से पहले? कुछ भी नहीं किया है. आपने एक मशीन लगाया, एक दुकान खोल दी है, और आप सोच रहे हो कि भाई ये दुकान में लोग आएंगे और मेरे को माल देके चले जाएंगे. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज कि आप सबसे पहले तो फार्म मशीनरी में इन्वेस्ट करो. अच्छी अच्छी ट्रॉलियां लोगों को फ्री में दो कि भाई आप ये लो, इससे बिजनेस सेटअप करो, मेरे पास लेके आओ. देन आपका इनेबलर बनेंगे वो. तो बायोमास का आपने कंट्रोल कर लिया, 80% तो आप वहीं पे विन हो गए. अब बची 20% कि प्रॉफिटेबल करना है, तो आपको इंडस्ट्री, मतलब अच्छी मशीनरी का सिलेक्शन करना है. अच्छी मशीनरी का यार्डिस्टिक कैसे हो सकता है? मशीन सारी अच्छी हैं, उसमें आपको ये देखना है कि पीछे की लाइन में से जो आ रही है वो पूरी आ रही है. जैसे मान लीजिए थ्रेडिंग है, ड्राइंग है, हैमरिंग है, जो मेरे मशीन को चाहिए उतना पूरा आउटपुट वो दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है. आप इंस्टॉलेशन को विजिट करिए कि भाई ये जो क्लेम कर रहा है वो सही है कि नहीं है. आप वो 1 घंटे में जाके चाय पी के प्लांट से आने से कुछ नहीं होने वाला है. आप वहां पे होटल नियर बाय लीजिए, 2 दिन वहां रुकिए. कब कब रुकता है, क्यों रुकता है, उसके मेंटेनेंस में क्या क्या चीज आता है, 3 दिन रुकिए आप. बिकॉज आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो 3 दिन टाइम, उसका बहुत बड़ा आपको रिटर्न मिलने वाला है वहां पे. एंड डेफिनेटली जो मेहनत करता है उसके लिए प्रॉफिटेबल है, जो शॉर्टकट करता है उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है. सिंपल मेरा आंसर ऐसे रहेगा. प्रॉफिटेबल एक दिन में नहीं आएगा. इट विल टेक अ ईयर टू हैव अ ब्रेक इवन. सर, अभी जैसे कि मैं एक मार्केट में ट्रेंड देख रहा हूँ, हाँ इसमें ऑब्वियसली जो मशीन सेल करने वाले लोग हैं, हाँ उन्होंने अपने मशीन्स को लेके काफी मार्केटिंग की है. हाँ. मार्केटिंग की वजह से क्या हो गया कि काफी लोग अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री की वजह से, उतने प्लांट लग भी रहे और उसी के साथ साथ उतने स्पीड से प्लांट बंद भी हो रहे हैं. हाँ सो क्या रीजन है प्लांट बंद होने के पीछे? क्या लगता है आपको? हाँ. देखिए, सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज. हमको इंडस्ट्री लगाना है, हम एक सीए के पास जाते हैं, उसके पास एक 10 साल पुराना फॉर्मेट पड़ा हुआ है जिसमें आपका नाम नंबर चेंज कर देता है, लोकेशन चेंज करता है और उसके नंबर चेंज करके आपको पकड़ा देता है. ही नेवर बीन टू द ग्राउंड कि व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द पैलेट प्रोडक्शन. राइट. वो कभी ग्राउंड, उसको बेचारे को पता नहीं. ही ओनली नो द नंबर्स. सो द नंबर्स डजंट वर्क इन अ रियल सेंस. आप जब फैक्ट्री चलाते हैं तो केवल नंबर्स ही नहीं चाहिए. प्लानिंग के लिए डेफिनेटली नंबर्स चाहिए, बट आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए. भाई किसी ने बोल दिया कि 50 लाख रुपए में पैलेट प्लांट का सेटअप हो जाता है, मैं बोलता हूँ 20 लाख में हो जाता है. 50 क्यों जा रहे हो आप? बट उसकी पीछे की लाइन है बहुत सारी. आपको पैलेट मिल चलाने के लिए आपको अगर रॉ मटेरियल के हिसाब से श्रेडर चाहिए, डेफिनेटली ड्रायर चाहिए, ग्राइंडर, हैमर मिल चाहिए, आपको ऑटो फीडर्स चाहिए, आपको उसमें हॉपर्स चाहिए जो इंटरमीडिएट जो मेंटेन करें, तभी आपको कंसिस्टेंट पैलेट मिल प्रोडक्शन देगी जो 20 लाख या 25 लाख की आएगी. लेकिन 20 लाख 25 लाख प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको 1 करोड़ पीछे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अच्छा सेट चाहिए कि ताकि आप मानसून में भी चला पाए. तो आई डोंट सी कि ये सीए बता पाएगा इसको, क्योंकि उसको पता नहीं बेचारे को, वो कभी फैक्ट्री विजिट में भी नहीं गया है.
हम उससे एडवाइस ले रहे हैं, उससे बैंकेबल फॉर्मेट बना रहे हैं और उसको हम बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। सो मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये बोलना ऐसा गलत नहीं होगा कि लोग सब्सिडी को देख के ही, या ये एक सिर्फ सब्सिडी बता देते कि ये इंडस्ट्री के अंदर 100% सब्सिडी है, सो आप आ जाइए लगा लीजिए, एंड देन लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। देन मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं रियल प्रॉब्लम में जब आते हैं, या जब रियल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तब वो फिर उन्हें पता चलता है कि सिर्फ इस क्या कहेंगे सब्सिडी गेम नहीं है, इसके पीछे हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, तो सर सब्सिडी के ऊपर आपका क्या व्यू है कि लाइक रियल में ये मिलती है, नहीं मिलती है, या कैसा है इसका? देखिए सब्सिडीज मिलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। कुछ कई जगह पे मतलब फंड्स का, जैसे गवर्नमेंट ड्रिवन है, फंड्स का इशू हो सकता है, लेट हो सकता है। लेकिन मेरा अगर जो मेरा पर्सनल आप ओपिनियन मानेंगे तो आई नेवर काउंट सब्सिडी एज अ प्रॉफिट सेंटर। ओके। ये तो मैं सोचता हूँ कि वो मेरा बोनस है, मैं करूंगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी आपका प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होना चाहिए विदाउट सब्सिडी। आप डे वन में कोई भी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो सब्सिडी को आप जीरो मान के चलो, आप पहले दिन। तो आपका सक्सेस का मंत्रा यही है कि आप सब्सिडी को प्रॉफिट, या उसको मेरा आ जाएगा तो मेरा ये कैश फ्लो ठीक हो जाएगा, मेरा आ जाएगा तो मेरा ये मशीन में खरीद लूंगा, उसको डजेंट काउंट एट ऑल। वो लेट भी हो सकता है, उसके वजह से आपका प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है, उसके वजह से आपकी एम्बिशंस भी, आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। डोंट काउंट सब्सिडी में। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी इंडस्ट्रीज आए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज द की ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ। तो वो चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन एज अ कंसल्टेंट, एज अ एक्सपर्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सब्सिडी की वजह से अपना प्लांट सेटअप करें और वो माइंड में डालें। वो पहले दिन ही आप गलत हो जाएंगे। भाई आपने पहले दिन ये सोचा कि सब्सिडी आने, सब्सिडी के लिए आप काम कर रहे हो, आप फैक्ट्री चलाने के लिए काम नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैं इतना प्रोडक्शन निकाल दूंगा तो मेरी सब्सिडी आ जाएगी, मैं ये कागज बना दूंगा तो मेरी सब्सिडी आ जाएगी, तो आप फैक्ट्री नहीं चला रहे हो। आप यू आर सिर्फ रनिंग अ सब्सिडी के पीछे बिजनेस भाग जस्ट रहे टू हो। क्लेम अ सब्सिडी। तो यू आर फेल इन अ डे वन। हम्म। सो उसके लिए वो तो माइंड से ही निकाल दीजिए, वो बोनस है, वो आ जाएगा आपका, आपके पास ही आएगा। अगर जो आएगा भी तो नहीं आएगा तो भी मतलब ठीक है, हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमने इतने अच्छे से प्लान किया है, हमने इतने से रॉ मटेरियल का स्टडी किया है, मार्केट का सर्वे किया है कि हम सस्टेन कर जाएंगे बिना सब्सिडी के भी। सर जैसे कि आपने अभी मुझे एक चीज बताई कि अगर किसी को भी इंडस्ट्री के अंदर आना है तो हाँ, ऑब्वियसली उसे थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, लोगों को हाँ, अनेबल करना पड़ेगा, ट्रॉली लेनी पड़ेगी। बट सर ये सब करने में ना काफी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। तो जो एक छोटा आदमी है, हाँ, जिसके पास में हमने कहा कि छोटा 10-15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का ही बजट है, हाँ, फिर वो कैसे सरवाइव कर जाएंगे? और मुझे लगता है कि अभी जो लोग फेल हो रहे हैं वो वही लोग हैं जो देखा देखी में आ जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, देन फिर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। मैं इसको देखिए ऐसा बताऊंगा कि हम हमारा मेरा हमेशा यही बताना, जो ट्रूथ है वो बताने का काम है ऑडियंस को आपके माध्यम से। इसमें ये गेम पूरा रॉ मटेरियल मैनेजमेंट का है। ओके। हाँ, अगर जो आपने इफेक्टिव रॉ मटेरियल मैनेजमेंट कर लिया तो आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे, और आपने इफेक्टिव रॉ मटेरियल मैनेजमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली आपको कोई बचा भी नहीं सकता है। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट आपको बेचना भी है, तो अगेन आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी अपना मार्जिन लेंगे। फिर आप मतलब, अगर जो आपके पास, मान लीजिए आज मेरे पास 20 ही लाख है और मुझे बायोमास का बिजनेस चालू करना है, तो मैं सीधे रॉ मटेरियल मैनेजमेंट का बिजनेस चालू करूंगा। ओ। मैं पैलेट का और ब्रिकेट का बिजनेस से चालू नहीं करूंगा। वो मैं आप एज जैसे आप पैलेट ओनर है, मैं आपके पास लाके बेचूंगा। तो फर्स्ट स्टेप इज रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, लिंकेजेस विद द फार्मर्स, क्या कौन से मटेरियल कैसे उठेगा। मैं 20 लाख पैलेट मिल में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं 20 लाख ट्रॉलियों में इन्वेस्ट करूंगा, ट्रैक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, मैकेनाइज लोडर में इन्वेस्ट करूंगा, और मैं नियर बाई पैलेट मिल ओनर्स को मैं बायोमास ही सप्लाई करूंगा उस 20 लाख से, क्योंकि मेरे पास कैपिटल उतना ही है। अगर जो मेरे पास पूरा कैपिटल है, मान लीजिए मेरे पास 2 करोड़ है, तो उसमें से मैं 20-25 लाख रुपए रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में पहले ही इन्वेस्ट करूंगा। तब मैं फैक्ट्री अपना 180 में 170 में मैं अपना फैक्ट्री सेटअप करूंगा। सर इसमें मेरा एक लाइव एग्जांपल है मेरे पास में। आपने आपके जो एग्जांपल से मुझे याद आया कि आपने कहा कि हमें सबसे पहले तो रॉ मटेरियल के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है। हाँ, सो मैंने महाराष्ट्र के कुछ ऐसे एरियाज या ऐसे जोन देखे हैं जहाँ के कुछ लोगों ने रॉ मटेरियल के ऊपर मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया कि उनके एरिया में कुछ पेलेट्स और ब्रिकेट्स के प्लांट लग गए, तो उन्होंने सोचा कि हम इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देन 2-4 साल रॉ मटेरियल सप्लाई करने के बाद में धीरे धीरे उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ मतलब रॉ मटेरियल तो हम तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, बस मशीन में डालना है, यहाँ डाले वहां से रॉ मतलब फिनिश गुड निकाले, और मार्केट तो उन्हें लगता है कि बस सब इजी है, केक वॉक है। हाँ, बट होता क्या है, जब तक वो रॉ मटेरियल का बिजनेस कर रहे थे तब तक वो प्रॉफिटेबल थे। प्रॉफिटेबल थे। जैसे ही वो हमारी इंडस्ट्री में आए एज ए फिनिश गुड बनाने के हाँ, लिए, पेलेट्स और ब्रिकेट हाँ, बनाने के लिए, वो फेल हो जाते। क्या रीजन है? उसमें देखिए हर आदमी का एक फोकस एरिया होता है।
फोकस एरिया है, मतलब एक आदमी का रॉ मटेरियल मैनेजमेंट है। और रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है कि वर्किंग कैपिटल का रोटेशन बहुत फास्ट होता है। आपको मटेरियल दे दिया, आपसे पैसे ले लिए, उसका रोटेशन हो रहा है और उसको प्रॉफिट समझ में आ रहा है तुरंत तुरंत। राइट। द मोमेंट ही एंटर इनटू द पैलेटाइजेशन बिजनेस, पहले तो रॉ मटेरियल को ला के रखना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है, बिजली है, लेबर है, सारी चीजें हैं, एंड देन ही डजंट नो द मार्केट वेयर टू सेल एट अ गुड प्राइस। ठीक है, फिर वो किसी के सहारे पे है, वो उनको मार्केट नहीं, देन वो मार्केट क्रिएट करेंगे, तो उसमें वो स्टक हो जाते हैं, उनकी वो एक्सपर्टीज नहीं है। तो इसको सेगमेंटेशन में कैसे करता हूँ मैं, बोलता हूँ कि अगर जो कई बार ऐसा होता है कि मैं पैलेट प्लांट चला रहा हूँ तो मैं रॉ मटेरियल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ये कोई राइट स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन मैं उसमें मशीनरी में मैंने इन्वेस्ट किया है ताकि मेरे इनेबलर्स बने, वो कोई और आदमी काम कर रहा है जिसको मैंने इनेबलर बनाया है। तो आप पैलेटाइजेशन के एक्सपर्ट हैं, तो जो आदमी रॉ मटेरियल भी मैनेज कर रहा है, पैलेट भी कर रहा है, और रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में सक्सेस था, यहाँ सक्सेस नहीं है, उसका एक ही रीजन है कि उसकी वो कोर स्ट्रेंथ नहीं है। तो अपने हमको अपनी कोर स्ट्रेंथ ढूंढना है कि हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या है। भाई मेरा कोर स्ट्रेंथ है, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं मतलब मुझे ज्योग्राफी का कोई चैलेंज नहीं है, ये मेरी कोर स्ट्रेंथ है। मेरे मतलब ओपिनियन में आज भी सबसे अच्छा बिजनेस है रॉ मटेरियल सप्लाई चेन, सबसे अच्छा। ये पूरे बायोमास में अगर जो सबसे अच्छा काम है तो रॉ मटेरियल सप्लाई चेन का है। सप्लाई चेन। हाँ। सर हम लोग बायोमास बर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट इतनी बात कर रही है, हम्म। अब बर्निंग को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं बायोमास को कलेक्शन करना होगा, हाँ, बट अभी भी गवर्नमेंट बायोमास कलेक्शन पॉलिसी कुछ बनाई नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? ये कलेक्शन पॉलिसी बहुत सारी सपोर्ट की बनी हुई है, जैसे हमारा इक्विपमेंट के ऊपर 50%, जो कलेक्शन इक्विपमेंट्स हैं 50% सब्सिडी है। गवर्नमेंट एग्री इंफ्रा फंड प्रोवाइड कर रही है, अगर जो आप बायोमास कलेक्शन बैंक बनाते हैं एक जगह पे कलेक्टिवली, एफपीओज को इनेबलर कर रहे हैं काफी सारे। लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं गैप दिखता है, जैसे गवर्नमेंट जैसे मंडी चला रही है आज की डेट में, एक कॉमन स्पेस बनाया, वैसे बायोमास के लिए भी बनाना चाहिए, और वो मंडीज में आके ट्रेड होना चाहिए, और गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन होगा तो वहाँ जनरेशन। अब फार्मर आज बेल बना ले तो करेगा क्या उसका। राइट। मैं मध्य प्रदेश में ट्रैवल कर रहा था या कहीं भी, तो देखा फार्मर जला रहा है, मैं खुद फार्मर से पूछा, तो बोला भैया मैं हम क्या करेंगे इसका, हमारे गाय को खिलाने के लिए चारा तो है, इसका हम क्या करेंगे। तो बोला भैया आप जला क्यों रहे हो। तो बोला हमको लैंड क्लीन करना है, नहीं तो हमारा आगे नेक्स्ट हार्वेस्ट में हमको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें थोड़ा मेरे को भी लगता है कि अभी गैप है, इसमें बहुत सारा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, सोसाइटीज बनानी चाहिए लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे कलेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। भाई विलेज में एक पंचायत भवन हो सकता है, तो एक कलेक्शन बायोमास कलेक्शन मैकेनिज्म क्यों नहीं हो सकता है, या उसकी टीम क्यों तहसील नहीं हो लेवल पे सकती भी, है। या तहसील लेवल पे तहसील लेवल पे क्यों नहीं हो सकता है कि भाई वो एग्रीगेट करे, एजुकेट करे, गवर्नमेंट भी तो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है ना। बर्निंग और उससे होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस पॉल्यूशन इज नॉट ओनली सिंगल मैन वर्क। तो गवर्नमेंट क्या होता है कि उसके पास अथॉरिटीज है, भाई ही कैन ड्राइव एज अ इंडिविजुअल, हम लोग तो ड्राइव कर ही रहे हैं। मैं आई कैन इंश्योर कि मेरा मैं पैलेट मिले उसके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई बर्निंग ना करे, आई कैन एजुकेट देम। लेकिन गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स कर सकती है, अब कर ही रही है। जैसे अभी सैटेलाइट मॉनिटरिंग चालू हो गया, कोई आदमी जलाता है तो उसको सैटेलाइट से मॉनिटर हो रहा है, उसकी सब्सिडीज को बैन किया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर वाले, वो बंद किए जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट अपने एंगल से कर रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा टीम बनाना चाहिए। नीति आयोग या जो भी ब्रेन थिंक टैंक्स हैं उनको एक बार बैठना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, और इसको कलेक्शन बैंक्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट को खुद ही। पंचायत लैंड 20-20 25-25 एकड़ अलॉट कर देना चाहिए, वहां पे एग्रीगेटर लाके माल देते हैं, उसका आप एक बैंकेबल बना दीजिए। इंडस्ट्री को पुश करिए कि भाई आप कोयला जला नहीं सकते, मेरे पास बायोमास है, कोई बहाना नहीं चलेगा। लाइक आज पैलेट प्राइवेट जितने भी पावर प्लांट्स है वो पैलेट्स नहीं यूज करते हैं, बायोमास नहीं यूज करते हैं, वो गवर्नमेंट को जाके कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं, सर अभी हम मर गए, लुट गए, हमको तो पैसा नहीं मिल रहा, हम क्या करें। अरे भैया तुम मर गए, तो जब हम बोलेंगे हमें बायोमास पड़ा है ले जाओ, कॉस्ट और ले जाओ, कोयले का भी तो कॉस्ट दे ही रहे हो ना, उसको भी खोदने का कॉस्ट है। एंड जो इन्वायरमेंट का जो कॉस्ट है उसको आप कॉस्ट से कैसे कंपेयर कर रहे हो, जिसमें लाखों लोग को इम्पैक्ट कर रहा है, हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको कॉस्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इट इज अ प्राइसलेस। सर ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर, इसके ऊपर मैं भी आपसे भी सवाल करने ही वाला था कि कैसा है, ये छत्तीसगढ़ है, हम लोग आज छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। हाँ छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि यहाँ बहुत पावर प्लांट्स है, काफी हाँ पावर प्लांट्स है, बट जितने पावर प्लांट है उसके हिसाब से अभी भी यहाँ डिमांड बढ़ी नहीं है। कल मैं कुछ एक्सपो में कुछ लोगों से मिला, हाँ उन लोगों ने इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी है,
अभी एज ए इनिशियल लेवल उन्होंने एक मशीन से स्टार्ट की और उनका टारगेट है कि 10 मशीन 20 मशीन करने का। बट वो कह रहे कि यहाँ मार्केट ही नहीं मिल रहा है, हम लोग एक मशीन में ही यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो कि हम लोगों को बताया गया था कि पावर प्लांट्स में 5% मैंडेट है। मैंडेट है, अभी तो 7% होने वाला है। सो वो सब कैलकुलेशन लोगों को करने के बाद कुछ लोगों ने ऐसी मार्केटिंग भी की है यूट्यूब पे और कहीं कहीं जगह पे कि इंडिया लेवल पे इतने पावर प्लांट्स है, उनका कंजम्पशन इतना है, मतलब उसका 5% करेंगे तो इतना होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास तो उतना रॉ मटेरियल, सॉरी, इतना पैलेट ही अवेलेबल नहीं है। बट जब ये सब देख के ना लोगों ने अपने प्लांट स्टार्ट कर दिए कि बहुत, मतलब हमारे पास तो मतलब माल रुकने वाला ही नहीं है। बट जब रियल मार्केट में आने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो महीने का 500 टन 1000 टन सेल करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। सो क्या व्यू है सर इसके? इसमें देखिए, अभी पायलट का बिजनेस टोटली डिपेंडेंट ऑन पावर प्लांट है 90%। 10% इंडस्ट्रियल सेल है, वो भी इंडस्ट्री सेल आपको पता ही है कि मतलब डिसेंट्रलाइज है। एक जगह पे 20 गाड़ी रोज का नहीं जा सकता है, 2 गाड़ी 1 गाड़ी ऐसे जाता है। अब पैलेटाइजेशन का डेफिनेटली पावर प्लांट से कुछ कंसर्न्स होंगे जो हमको नहीं पता है, लेकिन अब हमारे कंसर्न है वो उनको नहीं पता है। और आप एक तरफ से पुश कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू इम्पोज द पेनाल्टीज ऑन द पावर प्लांट दोज हु आर नॉट यूजिंग द बायोमास। तो बायोमास यूज करना एक, मतलब इट इज अ नीड ऑफ आर है, मतलब हमको करना ही है। वो तो ऑप्शन क्या है? बर्निंग तभी रुकेगी, ओपन बर्निंग। कोल से मतलब जस्ट ग्राफ 1 kg कोल हम बर्न करते हैं तो 2.4 kg CO2 एमिट होता है। राइट। और बायोमास का जो लाइफ साइकिल है, जब बायोमास ग्रो होता है तो कार्बन सिक्वेंसिंग करता है, अपने कार्बन को एब्जॉर्ब करता है अपने लाइफ साइकिल में। 30 डेज के बाद जब हम जलाते हैं तो जो कार्बन एब्जॉर्ब किया था वही कार्बन को एमिट करता है वो। बिल्कुल सही। और वो एमिशन जो है 0.7% है, मतलब 700 ग्राम है। 1 टन बायोमास जलाते तो 700 ग्राम। तो आपने जितना बायोमास आपने बॉयलर में भी साइंटिफिकली चलाया, उससे भी CO2 एमिट हुआ, फिर भी बहुत ज्यादा सेविंग हो गया इन्वायरमेंट में, नेट जीरो हो गया वो, अगर जो ऐसा बोलेंगे तो गवर्नमेंट को तो देखिए स्ट्रिक्ट, मैं कहता हूँ अगर जो मेरे पिताजी मुझे डंडे नहीं मारते तो मैं पढ़ाई नहीं करता, मेरे टीचर मुझे डंडे नहीं मारते तो मैं उस चीज को याद करता। तो थोड़ा सा एक फियर होना चाहिए जो आज नहीं है। एक फियर होना चाहिए पावर प्लांट को कि भैया आप यूज नहीं करोगे देन यू विल पेनलाइज, यू विल नॉट गेट अ फंड, यू विल नॉट, योर पावर विल नॉट बी ट्रेडेड एट हायर प्राइस। सम रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, सारे यूज करना चालू कर दे कल से। आज आप लाइए, कल से चालू कर देंगे ये। सर बट बात यहाँ पे वही आ रही है कि मैंने कई लोगों के, मतलब लोगों से सुना है कि जो पावर प्लांट चलाने वाले लोग हैं ये बड़े लोग हैं जिनका काफी बड़ा योगदान है हमारे गवर्नमेंट को, काफी सपोर्ट है। सो उन लोगों के सामने जो हमारे बायोमास इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो काफी छोटे छोटे लोग हैं। सो हम छोटे लोगों की तरफ कोई देखा नहीं जा रहा है, और जो बड़े लोग हैं जो पावर प्लांट चलाते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग बड़े लोग हैं, इसलिए उनकी ज्यादा सुनी जाती है, उनके प्रॉब्लम्स को ज्यादा सुना जाता है। हम छोटे लोगों को नहीं सुना जा रहा है। मेरा ऐसा बोलना है, देखिए सबसे पहले तो हम बायोमास इंडस्ट्री, हम लोग छोटे लोग नहीं है, हम लोग भी बड़े लोग हैं। और हमारा करेज कोई बड़े एंटरप्रेन्योर से भी कई गुना ज्यादा है, जो बड़े कॉर्पोरेट से उनसे भी ज्यादा है, क्योंकि हम वो स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं जो आज शायद वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये स्टेटमेंट से ये बोलता हूँ, हम लोग छोटे नहीं है, हम लोग कंसिस्टेंट हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, और हम इंडिया के चेंज में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो हम पॉल्यूशन कम करने में हेल्प कर रहे हैं, चाहे किसी भी एंगल से करें। मैं 1 टन ही पराली जलाने से बचा रहा हूँ, तो दैट इज माई कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमन इंडियन। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी, तो अब इसमें 2 सेगमेंटेशन हो गया है। एक सेगमेंटेशन हो गया है बायोगैसिफिकेशन। जी हाँ। बायोगैसिफिकेशन बड़े लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 1 करोड़, मतलब एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए 100 करोड़ चाहिए, तो बड़े लोग हैं, वो डेफिनेटली बड़े लोग हैं। वो वो लॉबिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। अब क्या है कि हमारे 2 बच्चे हैं, जो बच्चा सबसे पहले रो रहा है मैं उसको सबसे पहले फीड करूंगा, तो ये जाके इनका काम है, वो गवर्नमेंट के पास लॉबिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। सो मैंने ये बहुत पॉइंट हाईलाइट किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि एक पॉलिसी आई है कि बायो सीबीजी प्लांट को वाइट कैटेगरी में रख दिया। ओके। हाँ, जबकि सीबीजी प्लांट में लिक्विड डिस्चार्ज सबसे ज्यादा होता है। सो लिक्विड डिस्चार्ज मीन्स कि देयर इज सम, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अपना पैलेटाइजेशन ब्रिकेटिंग में मैं एक केजी वाटर, मतलब 1 लीटर वाटर में यूज नहीं करता हूँ। मेरे को ग्रीन इंडस्ट्री में रखा गया था। समहाउ अभी पॉलिसी आई है जिसमें पैलेट ब्रिकेट इज आल्सो कंसीडर्ड इन। अभी एक और पॉलिसी आई है कि सीबीजी प्लांट्स ओनर्स हैं, वो 50% सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं फार्म मशीनरी में। तो ये सब्सिडी आप ड्यूल पॉलिसीज क्यों बना रहे हैं? वाई आर यू ओनली सपोर्टिंग टू दी सीबीजी प्लांट्स? मैं बोलता हूं कि सीबीजी प्लांट को आप प्रमोट करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। एक सीबीजी प्लांट 50 टन बायोमास यूज करता है ना, तो एक पैलेट प्लांट 100 टन बायोमास यूज करता है। आपका मिशन क्या है? बायोमास यूटिलाइजेशन, नॉट टू प्रमोट सीबीजी प्लांट, टू प्रमोट बायोमास यूटिलाइजेशन इन इंडिया।
कर्टेल द बर्निंग, ओपन बर्निंग, इनेबलर द फार्मर्स। तो आपका मिशन तो कंप्लीट हो रहा है, पैलेटाइजेशन, ब्रिकेटाइजेशन, तो आप सीबीजी प्लांट को एक्स्ट्रा एडवांटेज क्यों दे रहे हो कि सारी की सारी एमएनआरई की जो सब्सिडी थी वो सारे सीबीजी प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही वो लोग तो ऑलरेडी बड़े लोग हैं, दे हैव कैपेबिलिटी, बिना सब्सिडी के भी सस्टेन, उनको सब्सिडी तो देना ही नहीं चाहिए, उनको सब्सिडी ही नहीं देना चाहिए। पहले तो सब्सिडी का यार्डस्टिक होना चाहिए कि भाई किसको देना चाहिए हमको सब्सिडी, यार्डस्टिक होना, इट इज अ पब्लिक मनी। तो पब्लिक मनी हम किसको हम इनेबलर बना सकते हैं? एक आदमी जो छोटा एंटरप्रेन्योर बढ़ के आगे बढ़ रहा है, वो 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, उसको देना चाहिए कि जो एक ऑलरेडी इंडिया लेवल का एक एंटरप्रेन्योर है, उसको मेरे को सब्सिडी देके उसको और स्ट्रांग करना चाहिए, या किसी को लाके जो 10 लोगों को स्ट्रांग कर रहा है उसको सब्सिडी देना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन कुछ तो आप, जैसे आप रिजर्वेशन दे रहे हो इंडिया में, आप बोलो कि भाई मैं जो जनरल कास्ट है वो पॉवर्टी लेवल से नीचे, उसको मैं रिजर्वेशन मैं मान रहा हूँ। तो हम लोग तो ऐसे ही हो गए ना, मतलब हमारे हम लोग नीचे हैं बिजनेस में, और आप ऊपर वाले को सब्सिडी दे रहे हो, और जब हमारी फाइलें जा रही हैं तो वहां पे पता चला कि फंड्स नहीं है, बिकॉज द फंड्स इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें सिर्फ जो सब्सिडीज दी गई है वो सिर्फ प्लांट सेटअप करने के लिए दी है, तो हाँ। प्लांट सेटअप के साथ में ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती है जहां हमें सिर्फ सेटअप पे सब्सिडी देने से नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है सर। हाँ, हमें और भी चीजों में आपका सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा उतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पावर प्लांट लेवल पे या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे। जैसे कि एग्जांपल पुट करते हैं कि हम लोग महाराष्ट्र बायोफ्यूल एसोसिएशन भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट से उन लोगों की बातचीत चालू है कि एटलीस्ट 25%, 30% आप कोल के साथ ब्लेंड में इसको कंपलसरी कराइए, ब्रिकेट्स को, जहां ब्रिकेट्स के बॉयलर है वहां ब्रिकेट्स को, वहां जहां पैलेट्स के बॉयलर पैलेट्स को। बट क्या हो रहा है सर, हमारा स्ट्रगल चल ही रहा है, बट गवर्नमेंट से कोई भी इसमें जवाब या सपोर्ट नहीं आ रहा है। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को खुद सामने से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे पावर प्लांट वाले या बड़ी इंडस्ट्रीज वालों को, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ एक प्रेशर करके इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं, डेफिनेटली देखिए, गवर्नमेंट जैसे समर्थ मिशन है, दे हैव डन द वंडरफुल जॉब। एनटीपीसी का मैं पूरा क्रेडिट उनको देता हूँ। बहुत सारे लोग थे, हमने भी एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया होगा, बड़े बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, बिना स्वार्थ के किया है। आज एक हमको विजन मिला है कि भाई एनटीपीसी है तो सब लोग ले सकते हैं, और उनका एक बेंचमार्क तय कर, उनके प्रॉब्लम सुनने चाहिए। भैया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं फायर करो? तो एक हो सकता है कि पैसे का प्रॉब्लम हो, मेरे को कोल 2 रुपए मिल रहा है, बायोमास मेरे को 6 रुपए मिल रहा है या 7 में मिल रहा है, तो मैं नहीं यूज कर पा रहा हूँ। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है। पॉल्यूशन इतना हो रहा है, आप कितने इक्विपमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, आप डीफॉगिंग कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल रेनफॉल करा रहे हैं, उसमें क्या पैसे नहीं लग रहे हैं? तो आप रूट पे आओ ना, ग्राउंड पे। वो दूसरे को दिखाने से फायदा क्या है? आप तो दिखा रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, अरे जो जहां असली प्रॉब्लम है वहां पे आओ ना, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आपने कोविड में देखा कि पूरे मतलब पॉल्यूशन ही गायब हो गया था। कैसे हो गया था? कैसे गायब हो गया था? लोग बाग मतलब व्हीकल्स यूटिलाइजेशन कम कर रहे थे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, जो आप इंडिया ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अब और भी इनेबलर्स हैं, फार्मर्स को इनेबल बनाइए। फार्मर्स के को आप बताइए कि भाई जला मत, दिस इज द गोल्ड, तुम साइड में रख, कोई ना कोई आके लेके जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस दे देंगे तो रखेगा। वो अपना ग्रेन क्यों नहीं वो फेंकता है? वो उसको पता है ना कि इसका प्राइस मिलेगा। तो अपने को जब उसको पता चल जाएगा कि इसका प्राइस मिलने वाला है, इसका मार्केट प्लेस है, जैसे मैंने बताया कि विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे मार्केट प्लेस बन जाए, मंडीज बन जाए जस्ट टू ट्रेड द बायोमास। वहां 50 ट्रॉली आके खड़ी है, और अब खड़ी हो गई, कोई बायर नहीं है, तो वो गवर्नमेंट का काम है कि जितनी नियर बाई इंडस्ट्रीज है उनको आके पार्टिसिपेट करिए, ये लेना ही है तुमको। तब दोनों का सप्लाई चेन मैच हो जाएगा। ये 1-2 साल काम करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलो भी बायोमास नहीं जलेगा। अगर जो ये इस पे गवर्नमेंट ने काम कर दिया, सब लोगों ने मिलकर, तो 1 किलो बायोमास नहीं जलेगा, और हर बायोमास यूटिलाइज होगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे बायोमास हैं, मुझे लगता है कि जिससे अभी भी पेलेट और ब्रिकेट बने ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अभी भी मेजरली पराली, मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन, बस कुछ ऐसे लिमिटेड और चुनिंदा ही रॉ मटेरियल है। मुझे लगता है अभी भी इंडिया में बहुत सा रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर अभी भी पेलेट्स और ब्रिकेट बना नहीं है। तो ऐसा कौन सा आपको लगता है कि जिसके ऊपर अभी भी मार्केट मतलब बन सकता है या हो सकता है? ऐसे कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे ये अभी मतलब कुछ लेवल पे, जैसे गन्ने की पत्ती है, कुछ लेवल पे कुछ लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ पॉकेट्स में कर रहे हैं। यूपी में गन्ने का मतलब भरा पड़ा हुआ है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। इतना गन्ना है कि आप मतलब जितना सोचोगे उससे भी। और गन्ने का सबसे बड़ा अच्छी बात क्या है कि इसमें 3-4 महीने कलेक्शन के लिए मिल जाते हैं। तो कलेक्शन मशीनरी में भी मेरे को कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसका रियलाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो एक तो वो बायोमास मेरे नजर में है जो अभी पूरा का पूरा अनटैप्ड है। और काफी हस्क तो यूज हो रहा है। ओके। हाँ, काफी हस्क साउथ रीजन में काफी यूज होता है। मतलब मोस्टली सब कुछ यूज हो रहा है, अब स्केल में नहीं हो रहा है। पर मैंने अभी भी देखा है कि कॉटन जो है हाँ, कुछ सेक्टर में अभी भी यूज हो रहा है,
मतलब कुछ एरिया में अभी भी यूज हो रहा है और कुछ एरिया में अभी भी नहीं होता है। वो कहते हैं कि कॉटन में हमें डबल मेहनत होती है, जैसे एज कम्पेयर टू सोयाबीन या मस्टर्ड, क्योंकि पहले उसको तोड़ के बाद उसको क्रशिंग करो, देन वो फिर वो काफी उसको थोड़ा गीला होता है, फिर उसको कहीं सूखने के लिए रखो, फिर देन उसको वहां से उठा के इंडस्ट्री तक लेके आओ। तो ये इतनी मेहनत कौन करेगा, ऐसी वाली बात हो गई है। तो हाँ, आपका क्या व्यू है इस पे? मेरे प्लेट में 3 चीज रखी हुई है। तो मुझे जो मुझे सबसे अच्छा रहेगा, सबसे पहले मैं वो खाऊंगा उसको, इजी रहेगा। इजी रहेगा उसको। तो अभी तक क्या था, जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, सोया मिल गया, ड्राई है और ऑलरेडी स्टडेड है, मिल गया, अपन काम कर रहे हैं। अब उसमें धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगे। जो 2 रुपए की चीज थी वो 4 4 साढ़े 4 रुपए की हो ऑलमोस्ट गई। डबल हो गई है। दूसरे एग्रो रेसिड्यू हैं, उनको तो हमको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। नहीं। सर जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ कि काफी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर फेल भी हो रहे हैं। हाँ, सो क्या रीजन है? रॉ मटेरियल मेजर रीजन है कि लैक ऑफ नॉलेज है या फिर मशीन्स फेलियर्स है? सो क्या लगता है इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हमें इंडस्ट्री में अभी भी लोग जिस हिसाब से एक्चुअली ग्रो होना चाहिए तो इंस्टेड ऑफ ग्रो फेल हो जा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर? देखिए इसमें मतलब लैक ऑफ नॉलेज मैं बोलूंगा। एंड उनको राइट मेंटरशिप नहीं है कि कौन आदमी से उनको कनेक्ट होना चाहिए। केवल मशीनरी खरीदने से बिजनेस नहीं चलता है, खासतौर से तो बायोमास का नहीं चलता है। मशीनरी आपने कितना भी अच्छा, आपने एंड्रीज सीपीएम की मशीन लगा ली, जो हमारे नजर में आज की डेट में प्रीमियम मशीन है, बायोमास ही नहीं है तो आप चला ही नहीं पाओगे। बायोमास कॉस्टली है तो आप सेल नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहला जो फोकस एरिया होना चाहिए वो बायोमास मैनेजमेंट, कैसे आप कर रहे हो, कौन से फीड स्टॉक पे कर रहे हो। मल्टी फीड स्टॉक आपका प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए, ड्राई है, गीला है, सूखा है, बड़ा है, वो सारी चीजों का उसमें फैसिलिटी होना चाहिए कि ताकि आप प्रोसेस कर पाओ, आप मानसून में भी चला पाओ, उसकी उसका इनेबलर उसमें होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप इंश्योर करते हो तो कुछ हद तक आप इंसुलेट कर पाते हो अपने आप को। सर अभी इस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने प्लांट लगा लिया है, हाँ, जो काम कर रहे हैं, आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए कि कैसे प्रॉफिट में आ सकते हैं वो लोग? देखिए जो ऑलरेडी ऑलरेडी हैं उसमें इंडस्ट्री में, वो इन आउट तो अब समझ चुके हैं, वो मार्केट भी समझ चुके हैं। अब उनके लिए यही बोलना है कि आप अपना जो ऑटोमेशन है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए। आप प्रोसेस ड्रिवन जाइए। आप अपने लोकल एरिया में लोगों को, आप खुद से भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैंक में जाके कोई आप इंटरप्रेन्योर पकड़िए जो आपका ट्रैक्टर ट्रॉली में मटेरियल लेके आ सकता है। थोड़ा अपना दायरा बढ़ाइए। आप 10-20 किलोमीटर से दूर जाके सर्च करिए कोई एडिशनल बायोमास है जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आज कोई यूज नहीं हो रहा उसका। वो सब चीजों पे आप फोकस करिए। मशीनरी तो चल जाती है, आपके पास राइट बायोमास है तो राइट पैलेट या ब्रिकेट बन जाएगा। लेकिन राइट बायोमास खोजना वो एंटरप्रेन्योर का ही काम है, उसका लिंकेज बनाना एट राइट प्राइस। एट राइट प्राइस। राइट क्योंकि प्राइस। लोग क्या हो रहा है कि कई लोग मैंने देखा है, बात की है, हमारे एरिया में काफी रॉ मटेरियल है, हाँ, बट जब उनसे पूछो कि आपके रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है, तो कहते 5 रुपीज। हाँ, और फिर भी वो लोग लगाने के लिए रेडी है, हाँ, उनकी कोई स्टडी नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा। नहीं, उनका मतलब उनको पता ही नहीं है। दे आर इनोसेंट, आई कैन से। किस पैसे अभी यंग होंगे बहुत ज्यादा, पैसे मतलब उनको पैसे की वैल्यू पता नहीं है। और वो किसी मतलब राइट आदमी के डायरेक्शन में नहीं है वो बंदा। वो उसने देखा देखी कर रहा है, वो कि वो जो ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, उसका फैक्ट्री चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि सर हमारी इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर नहीं है, जो हाँ, मुझे समझ में आता है। हमारी इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर नहीं है, तो क्या होता है कि कोई भी आता है, बस वो देख लेता है कि यार ये तो बड़ा इजी प्रोसेस है, बस लैंड ले लो, सब्सिडी मिल जाएगी, ये लगा लो, वो लगा लो, बैंक से सब मिल जाता है। देन वो लगा लेता है, देन स्ट्रगल करता है, देन फेल हो जाता है। या फिर नहीं फेल होता तो वो सिर्फ पूरी जिंदगी या फिर मतलब 10 साल तक की सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा होता है, ग्रोथ नहीं करता है। नहीं, इसमें अगर जो आप सही से प्लान नहीं करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। मेरा एक सिंपल सा है, ये उलझने वाला बिजनेस है पूरा। इसमें मतलब सही से प्लान कैसे करना है, अगर जो मैं बोल दो भाई 50 लाख में इंडस्ट्री सेट हो जाएगी, तो होता तो है नहीं। आपको कई जगह पे तो हमने एक जगह ले लिया, लैंड ले लिया, अरे नहीं मेरे तो घर, मेरे अंकल का लैंड है, मैं उसमें लगा लूंगा। अंकल का लैंड तो है, वहां से पावर स्टेशन दूर है जिसमें मेरा 1 करोड़ खर्चा होगा, तो अंकल राइट। का लैंड का फायदा क्या क्या है। फायदा? मैं तो पावर स्टेशन के नजदीक जाऊंगा जहां मेरे को 10 लाख में पावर मिल जाए, 20 में पावर मिल जाए। तो पहला ये चीज है लैंड सिलेक्शन। फिर दूसरा है कि आपको मतलब केवल एक जो एक वो मशीन है, पैलेट एक मशीन है, उसको जिस जो खाना चाहिए उस टाइप का खाना दोगे तो पैलेट बना देगी, ब्रिकेट बना देगी। लेकिन वो खाना उस टाइप का बनाने के लिए हमको उसको कुकिंग करना पड़ेगा, पहले उसको ड्राई करना पड़ेगा, उसको उसके खाने के लायक बनाना पड़ेगा ताकि पैलेट मिल खाए उसको। बिल्कुल। तो जो पैलेट मिल बेचने वाले लोग हैं, यही नहीं पता कि पीछे का भी लाइन जरूरी बहुत जरूरी है। है। उसके बिना तुम फेल हो जाओगे। वो मोस्टली सिर्फ पेलेट मशीन के ऊपर ध्यान देते हैं, वो पीछे देखते ही नहीं है कि उन्हें क्या क्या लगने वाला है। ये भी एक प्रॉब्लम है हाँ, सर, है ना? जब अगला बंदा जब 20-25 लाख या 50 लाख की मशीन खरीद लेता है, तो उसको पता चलता है यार ये तो मेरे को हैमर मिल भी चाहिए था, ड्रायर भी चाहिए ड्रायर था। भी चाहिए था। अच्छा, नहीं नहीं भैया, आपको ड्रायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रायर आपको आपको पॉकेट पता है कि आप अभी बोल दूंगा कि ड्रायर चाहिए
तो आप मशीन नहीं लेने वाले हैं। इसमें मशीन वालों का भी तो थोड़ा बहुत गेम आपको होता है हाँ मतलब आपकी माइंड रीड कर लेते हैं ना वो, कि इसका कितना बजट है हाँ करके। कितना बजट है, तो वो प्रोसेस उसके हिसाब से बना देते हैं। अब स्ट्रगल किसका आपका है, स्ट्रगल किसका है आपका, उसने तो ड्रायर भी दे सकता है, ऐसा कि नहीं देगा, लेकिन आप स्ट्रगल करो फिर आप ड्रायर में इन्वेस्ट करोगे। जो हिसाब से ड्रायर पहले दिन लगना चाहिए था, जिस ड्राइंग के हिसाब से, आपका लेआउट के हिसाब से, वो उस हिसाब से लगेगा नहीं। लगता नहीं है। आप एडजस्टमेंट करोगे, टूट फूट होगी, ठीक है, इफिशिएंसी लॉस होगी, फिर आपको पता, फिर बाद में पता चलेगा यार अभी तो मैं मैनुअल डाल रहा हूँ, इसमें ऑटो फीडर भी होना चाहिए था, इसमें लोडर भी होना चाहिए था जो 20 लाख रुपए का आता है। ये कोई बात ही नहीं करता है, नहीं कोई लोडर बात लगने नहीं वाला करता, है, ट्रैक्टर लगने वाला है हाँ करके। कोई बात नहीं करता। आपको दो ट्रॉलियां और एक ट्रैक्टर चाहिए मिनिमम। बिल्कुल सही। बायोमास आपको 500 मीटर से भी लेके आना है ना प्लांट में, तो भी ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, नहीं तो आप कैसे लेके आओगे लोडर में, कहाँ कहाँ कितना दूर ढूंढते रहोगे उसको। तो ये सब पूरा पैकेज है, उसमें आपको एयर कंप्रेसर्स भी चाहिए, कई बार क्लीनिंग करना पड़ता है, डाई रोलर्स की सफाई करनी पड़ती है, वो कुछ बताते नहीं है। आपको बैक फिल्टर पल्सेट्स लगता है, ये कोई बताता नहीं है, भैया मैनुअल लगा लो। पता चलता है कि जब बेचारा वो थक गया, सारे प्लांट परेशान हो गई कि भाई धूल आ रहा है, ये आ रहा है, परेशानी ये हो रही है। बहुत बड़ा इशू है सर बहुत हमारी बड़ा इंडस्ट्री इशू में। है। फिर वो उसमें डालता है 2 लाख रुपए, वो 2 लाख का नुकसान करता है, फिर 7-8 लाख रुपए का वो दूसरा खरीदता है, फिर उसमें भी नुकसान करता है। तो आप डबल डबल, वो तो मरने ही वाला है ना फिर। जो चीज 5 लाख में होनी चाहिए थी वो 10 लाख में कर रहा है, तो मरना ही है उसको। जो पावर कनेक्शन 20 में आना चाहिए था, वो आज पावर कनेक्शन उसको 70 लाख रुपए में आ रहा है। तो डेफिनेटली यू आर प्लानिंग योर फेल्योर फ्रॉम द डे वन, बिकॉज कि आपको राइट आदमी नहीं मिला कि बताए कि क्या करोगे तो क्या होगा। तो वो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। वो सीधा आई थिंक मशीन वाले के पास चले जाते हैं हाँ कि मुझे लगाना है, मेरे पास में लैंड है। हाँ तो वो तो ऑब्वियसली वो अपनी मशीन बेचने के लिए बैठा है, वो तो एक हाँ सेलर है, बिल्कुल, वो थोड़ी मना करेगा कि मत लो। मत लो, हाँ आई थिंक वो सब भी पीछे की जो स्टडी होती है, आई थिंक वो नहीं करता है उनके साथ में, बेसिक हाँ चीजें करता है, आई थिंक दे देता है। हाँ सर इसमें अब और एक सवाल आता है कि जो लोग मशीन खरीद रहे हैं, सो उन्होंने किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी मशीन सही है, कौन सा प्रोजेक्ट सही है, ये कैसा सिलेक्शन करना चाहिए? देखिए मेरा कम से कम मैंने 30 प्लांट अपने हाथों से लगाए हैं अभी तक मेरे। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं एक बड़ी कंपनी में था, तो मुझे 20 प्लांट वहीं पे लगाए हमने। जी सर। तो हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम पे मतलब वैल्यू एडिशन पे काम किया। डेफिनेटली आज का जमाना लेबर ड्रिवन जमाना नहीं रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं पैलेट और ब्रिकेट मशीन का जो रेटिंग होगा 100 में से केवल 20% दूंगा मैं। 80% मैं पीछे की लाइन को रेटिंग दूंगा। ओके, मतलब 80% आपको टाइम इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट प्री प्रोसेसिंग लाइन में करना है, 20% पैलेट लाइन में करना है। बट सर अभी उल्टा हो रहा है, लोग हाँ 80% सामने में सामने pellet वाले में machine के कर ऊपर रहे हैं ध्यान दे रहे हैं और और इधर पीछे ध्यान ही नहीं। 20% कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मेरा प्रोडक्शन नहीं आ रहा। कैसे आएगा? मैं मुझे जो खाना चाहिए मैं खाना नहीं दे पा रहा हूँ ना उसको। और पीछे की लाइन में क्या क्या चीजें पकड़ते हैं आप? पीछे की लाइन में श्रेडर, अगर जो उसकी रिक्वायरमेंट है तो श्रेडर हो गया, आपका ड्रायर हो गया, ऑटो फीडर हो गया, उसके बाद आराम मिक्सर हो गया कि वो कंसिस्टेंट फीड जितना चाहिए उतना देते रहे वो। सर मैंने तो जितना देखा है, हाँ मैंने अगर 20 प्लांट देखे तो 20 में से सिर्फ 2 प्लांट पे ही मुझे मिक्सर मिले। हाँ और लोगों से जब बात करो मिक्सर की तो कहते हैं इसकी नीड ही क्या इसकी है। जरूरत है, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना बेचारा, उसका वो लेवल ही नहीं है कि वो समझ पाए कि इसका रोल क्या है। भाई मुझे एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलने के लिए अच्छा रोड चाहिए, तभी तो। अब उसमें खड्डे आएंगे तो मैं कैसे चला पाऊंगा? मेरी गाड़ी को रोकना पड़ेगा ना। तो इट इज लाइक दिस, आपके पास हॉपर नहीं है, आरएम मिक्सर नहीं है, तो आप जब खड्डे आएंगे तो आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा। कभी आपका प्रोडक्शन आएगा 500 किलो, कभी आपका प्रोडक्शन आएगा 1.8 केजी, 8 टन पर आवर। तो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। फिर एक बहुत बड़ा रोल है ऑटोमेशन का, पीएलसी का। राइट। पीएलसी क्या करता है, थोड़ा सा एडवांस, मतलब उसमें आप लॉजिक और एडवांस डाल सकते हैं। अभी मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि रात में ऑपरेटर क्या करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल मोड पे डाल दिया, ठीक है भैया मशीन चल रही है ना, खटखट की आवाज आ रही है, मुझे आवाज देख के मुझे भी नींद अच्छी आ रही है कि मेरा तो पूरा फुल प्रोडक्शन चला, पता चला कि आधा ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप वो हाथ में मत छोड़ो। द ऑटोमेशन कैन लीड यू टू द मैक्सिमम प्रोडक्शन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ऑपरेटर। ओके। वो चाह के भी कम नहीं कर सकता, वो मशीन अपने आप कम करेगी, लॉजिक अपने आप, लोड आ गया तो कम करेगा, नहीं आया तो ज्यादा करेगा, तो आपका यील्ड ज्यादा आएगा उसी टाइम फ्रेम में। और समय की कोई कीमत नहीं है, जो समय आपने लगा दिया और जो गवा दिया ना, वो प्राइसलेस है, वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। तो आप प्री प्रोसेसिंग लाइन में आज खर्चा नहीं कर रहे हो, कल करोगे 2 साल बर्बाद करने के बाद, या फिर एक तो आप फेल होके या बाहर फेल निकल होके जाओगे। फिर आप फर्स्ट्रेटेड होके निकल जाओगे, हाथ जोड़ोगे, भैया ये तो काम मेरे लायक काम ही नहीं है, मैं तो अच्छा था यार, शेयर का ट्रेड करता था, आईटी में सॉफ्टवेयर बनाता था, अच्छा था। तो आप आए हो तो फुल फुल हार्टेड आओ ना,
प्लानिंग करके आओ, उसका नॉलेज लेके आओ, अच्छे लोगों से संपर्क करके आओ, तब आप सक्सेस डेफिनेटली हो सकते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है कि सक्सेस नहीं हो सकती। सर अभी जो आजकल की यंग जनरेशन है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो भी हमारी इंडस्ट्री में, बायोमास इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बायोमास ब्रिकेटिंग, पैलेटिंग में। सो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, आपका पैशन क्या है? दूसरे को देख के आ रहे हो, या देख रहे हो कि भाई ग्रीन एनर्जी के इतने बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, जगह जगह से एग्जीबिशन हो रहे हैं, सेमिनार, उसको देख के आ रहे हो? तो आप अपना पैशन ढूंढो। मैं पहले अपनी वीडियो में बोला था कि आप 4 घंटे प्लांट पे जाके, जहाँ पे धूल भी है, वहां बैठ सकते हो क्या? आप प्लांट कमीशनिंग में बिना एसी के, बिना हट के, आप धूप में 2-4 घंटा बैठ के देख सकते हो क्या कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यंग जनरेशन से मेरा एक ही, बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन आप अपना पैशन ढूंढो कि भाई आपका पैशन क्या है। दूसरे को देख के मत आओ। इंडस्ट्री अच्छी है, कोई डाउट नहीं, और सारी इंडस्ट्रीज अच्छी हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में, वो कंसिस्टेंट हैं, अच्छा कर रहे हैं, सालों से लगे हैं, तभी जाके सक्सेस हुआ है उनका। डे वन में नहीं हुआ, वो भी स्ट्रगल किए थे। तो अपनी इंडस्ट्री में यंग बच्चों का मेरा एक ही मैसेज है कि पहले आप प्रॉपर स्टडी करो, लाइव प्लांट्सों पे विजिट करो, मशीनरी देखो कि प्री प्रोसेसिंग लाइन क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम प्रोजेक्ट कहाँ लगाना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें, अगर जो आपने 6 महीने इन्वेस्ट कर दिया इसमें, तो आप 6 साल का टेंशन नहीं है। लेकिन आपने ये इन्वेस्ट नहीं किया, तो अगले 6 साल का आप टेंशन अपने आप ही खरीद रहे हो। आप स्ट्रगल करोगे। पहले दिन ही पैसा देके खरीद रहे हो। तो पैसा देके प्रॉब्लम खरीद रहे हो। प्रॉब्लम खरीद रहे हो, तो वो काम क्यों करने का है? भाई हम्म। आपने इन्वेस्टमेंट किया, बैंक की ईएमआई होगी, लोन होगा, तो प्रॉब्लम आएगा ना, नहीं आप टाइम पे दे पाओगे। आपने एक्सेल सीट में प्लान किया, 12 महीने प्लान चलेगा, 12 महीने प्लान चलता नहीं बायोमास का। 10 महीने उसका चलता है जिसके पास ड्रायर, श्रेडर, हैमर मिल, प्रोसेसिंग लाइन, फुल 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका उसका चलता है 10 महीने। तो आप पहले ही दिन आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। तो आपका 6 महीने चलाने का आपने प्लान किया है, और आपने बैंकेबल बनाया है कि मेरा 12 महीने चलेगा, तो 6 महीने ईएमआई कौन पे करेगा उसका? तो सर उन लोगों ने अगर आ रहे हैं तो छोटे प्लांट्स में इन्वेस्ट पहले करना चाहिए या फिर बड़े प्लांट के साथ आ जाना चाहिए, या मतलब बड़े नहीं, देखिए, इन्वेस्टमेंट के साथ एक आना एक स्केल इसका बिजनेस का, मैंने इसको एक सेगमेंटेशन कर दिया कि मिनिमम 50 टन कैपेसिटी होना ही चाहिए, और 50 टन कैपेसिटी का ही प्लांट लगाना चाहिए, ताकि आप मैन पावर, अपना टाइम, अपना एनर्जी, मैं बोला ना कि समय का कोई कीमत नहीं है। तो आप एक प्लांट से आप चालू करेंगे, 1-2 साल के बाद आएंगे, देन आगे कंपटीशन भी और आएगा। बट सर इसमें और एक भी तो इशू आ सकता है कि अगर वो 50 टन का प्लांट लगाता है पर डे का, हाँ। बट उसमें होता क्या है कि उसकी अभी पकड़ नहीं है, अभी वो नया नया है, हम्म। उसका रॉ मटेरियल का उतना आइडिया नहीं है, या उसके एरिया में उतना रॉ मटेरियल नहीं है, फिर तो हाँ, छोटे प्लांट में जा सकता है वो। जा सकते हैं, मतलब अब मिनिमम कैपेसिटी तो 20 टन से कम अपनी है नहीं, जी हाँ। मतलब ये तो कमर्शियली वाइबल नहीं है 20 टन जी से कम जी वाला। जी। तो 20 टन पे जाए, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा 50 टन पे प्लान करे। हम्म। ट्रांसफार्मर, सेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मशीन, एक लाइन लगा लिया, 5-6 महीने देख लिया, अपने को कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन दूसरा लाइन ऐड हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट सेविंग हो जाएगा और ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ऐसा हमेशा ऐसे ही देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाइन के हिसाब से प्लान कराऊंगा, और एक लाइन आज लगाने के लिए रिकमेंड करूंगा। सर इंडस्ट्री का या हमारे व्यूअर्स का सबसे बड़ा सवाल, मेरे जितने भी वीडियोस हैं, इवन आपका जो लास्ट वीडियो था, मेरे और भी वीडियोस है, उसमें मैक्सिमम लोगों का एक सवाल आया है, वो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पावर प्लांट्स पैलेट ले रहे हैं, क्योंकि या एनटीपीसी के नए टेंडर कब आएंगे, ये सवाल होते हैं। सिर्फ एनटीपीसी ही क्यों ले रहा है, बाकी पावर प्लांट्स क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सवाल बहुत बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या एक देखिए, एनटीपीसी ही क्यों ले रहा है? क्योंकि एनटीपीसी गवर्नमेंट ड्रिवन कंपनी है। तो कोई भी पॉलिसीज आती हैं, तो पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कंपनी में इन्फोर्स करना काफी आसान होता है, क्योंकि वो मशीनरी समझती है उसको, उस बातों को। तो पहली चीज तो ये है कि हम एनटीपीसी ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अब हम लोगों को, सबको ये एनर्जी डालना चाहिए कि दूसरे पावर प्लांट्स क्यों नहीं ले रहे हैं, उनके क्या उसमें लोकल, जैसे स्टेट ड्रिवन है, स्टेट बॉडीज भी तो हैं, चीफ मिनिस्टर भी तो बैठे हैं वहां पे, वहाँ इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भी बैठे हैं, उनको जाके मिलना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर डालना चाहिए। समर्थ मिशन देखिए अपना काम कर रहा है, जी हाँ सर। 66 पावर प्लांट में उसने टेस्टिंग, फायरिंग करा चुका है। तो समर्थ मिशन एक काम कर रहा है, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट बॉडी है, तो उनकी बातें, उनको एक्सेस, उनको प्रेफरेंसेस ज्यादा हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन हम लोग भी काफी सारा अवेयरनेस कर सकते हैं, लोकल प्लांट को जाके मिल सकते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए, बट सर इसमें एक अकेला मैन्युफैक्चरर जाता तो उसकी बात कोई सुनेगा? नहीं, एसोसिएशन में जाना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स। तब तो आपको पर्सनल इंटरेस्ट आ गया ना उसमें। कोई भी पब्लिक चीज पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं होती है, आपका कॉमन गोल होना चाहिए, जो आप एक राइट फोरम से उठाना, जैसे आपका महाराष्ट्र बायोमास एसोसिएशन है, दैट इज अ राइट फोरम।
आप केवल महाराष्ट्र में नहीं, दूसरी जगह भी उठा सकते हैं फोरम को कि भाई महाराष्ट्र में ही इतने सारे पावर प्लांट्स हैं, वो क्यों नहीं बायोमास फायर कर रहे हैं। राइट। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, आप अपने लेटर लिख के आरटीआई से आप पूछ सकते हैं कि भाई ये कब होगा, ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उसका रीजन है, और वो कब इन्फोर्समेंट कब होगा उनका। आप लोग जाके मिल सकते हैं कोई भी पावर प्लांट में कि सर आपको क्या तकलीफ है, पैसे का ही प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। मैंने सर यहाँ तक देखा कि कुछ प्राइवेट पावर प्लांट्स ने स्टार्ट किया, हम्म फिर उन्होंने कुछ दिनों में बंद कर दिया क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं कि रॉ मटेरियल मतलब सॉरी मतलब पैलेट हैंडलिंग या और भी अदर चीज़ें हैं, ट्रक्स के इन एंड आउट, ये काफ़ी सारा उनको इश्यूज हो रहे हैं। सो वो क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए टेंडर निकालते हैं, 2-3 महीना माल परचेस करते हैं, देन बंद कर देते हैं। बट वही केस में अगर मैं एनटीपीसी में बात करूँ, जो क्योंकि मैं भी एक ऐसे एनटीपीसी का सप्लायर हूँ, सो हम लोगों ने देखा है कि एनटीपीसी ने भी स्ट्रगल किया है सर अर्ली डेज में। हम्म ऐसा नहीं कि उनके लिए बड़ा इजी था, हम्म उनको भी काफी इश्यूज गए कि ट्रक्स को इन करना, कब आउट होने चाहिए, अनलोडिंग के इश्यूज कैसे आने चाहिए। बहुत अभी आज इतना स्मूथ है हम्म कि काफी बड़े स्केल पे वो लोग बायोमास को हैंडल कर रहे हैं। हम्म बट वही बात जब प्राइवेट प्लांट्स की आती है तो वो लोग कुछ भी एक्सक्यूज देके ना मतलब इन चीजों से दूर भाग रहे हैं। बट हमें अभी उनकी काफी नीड है, हमारी इंडस्ट्री को उन लोगों ने सामने आके हमारे जैसे छोटे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए और हमारी जो गवर्नमेंट का मिशन है उसमें हम्म। हमें हेल्प करनी चाहिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है इसमें कि इंटेंशन इंटेंशन सबसे बड़ा रोल प्ले। मेरा इंटेंशन है कि मुझे ये काम करना है तो हो जाएगा, वो आज नहीं होगा, कल होगा, एक साल बाद होगा, हो जाएगा। तो एनटीपीसी का इंटेंशन क्लियर था कि मेरे को फायर करना है। उन्होंने आरएनडी की, टेस्टिंग किए, मेहनत किया, टीम डेवलप की, समर्थ मिशन ने पुश किया, और इंडस्ट्री के लोगों ने उनको बताया आप ऐसे करोगे तो ऐसा रहेगा। प्रॉब्लम्स तो उनको भी आज भी है, जो भी नए प्लांट चालू होते हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में नए चालू हुए तो उनको भी प्रॉब्लम है। जी, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। वो ढूंढना, जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो ढूंढना नहीं चाहते, उनका इंटेंशन ही नहीं कि फायर, वो केवल दिखावा कर रहे हैं कि पीओ निकाल दिया सर, हमको तो माल ही नहीं मिला। एक दिन में बोलेगा 1,000 गाड़ी लेके आ जाओ तो माल नहीं मिलेगा। तो ये भी रीजन है कि सर मेरे को माल ही नहीं मिल रहा है। सो वो दैट इज द इंटेंशन प्रॉब्लम, और उसको उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। और गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए हमें साथ आना जरूरी है, एक एसोसिएशन बनाना जरूरी है, हर स्टेट लेवल पे बोल रहा हाँ हूँ मैं। तो ही मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक लेवल पे काम होगा। हाँ अदरवाइज तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लोग स्ट्रगल करते ही रहेंगे। हाँ। देखिए आप, गवर्नमेंट तो बहुत एक्टिव है, आप 1 रुपए भी आज इनकम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सही। है। तो हमारे आम आदमी के लिए तो वो हमारी गले तक पकड़ लेंगे कि भाई ठीक है उसका नोटिस आएगा, ये आएगा। लेकिन जो कोल खुल्लम खुल्ला जला रहे हैं, मैंडेट होने के बाद भी फायर कर रहे हैं, क्या वो डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है? सब कुछ है। सब कुछ है। आपने इतने मिलियन टन, 5 मिलियन टन कोल जलाया है, तो आपको बायोमास इतना यूज करना चाहिए था, तो नहीं किया तो इतने पैसे भर दो। चलो हम्म। इतने पैसे भरवा लो आप, पहले वैसे मैंडेट लेके आओ ना। मैं बोलता हूँ कि कल से सारी जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा तो इसमें। और ये मतलब कोई जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो कोई पब्लिक ड्रिवन कंपनी, मतलब पब्लिक से लिंकेजेस नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये भी डर नहीं है कि मेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो सो आप उनको, दे आर एजुकेटेड कॉर्पोरेट्स, राइट। दे अंडरस्टैंड कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इसका इम्पैक्टफुल क्या है। मैं आज इतना कोयला जला रहा हूँ तो ठीक है, मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ तो हार्मफुल कितना हो रहा है, उनके पास सारा डाटा है। तो सर एट द एंड वो प्राइस ही देख रहे हैं ना। हाँ प्राइस देख रहे हैं, तो वो जब पेनलाइज करेंगे तो प्राइस नहीं देखेंगे ना वो। आज प्राइस क्यों देख रहे हैं? कुछ कुछ उनको पेनलाइजेशन कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, इसके लिए प्राइस देख रहे हैं। जब मेरे पास जब मैकेनिज्म, भाई मैं बीमार होऊंगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, उसका ऑप्शन क्या है? हम्म। मेरे कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो दैट इज उनको, जब तक कोई फियर नहीं होगा, जब तक कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, तब तक शायद बहुत स्ट्रगल होगा। देखिए 100 में से एक आदमी है जो बोलेगा कि मैं इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। 100 में से 99 आदमी, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर टू सेव मनी, टू सस्टेन बिजनेस। तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को घुसना पड़ेगा। और देखिए गवर्नमेंट कर सकती है, हम एथेनॉल ब्लेंड कर सकते हैं 30%, तो बायोमास 30% क्यों नहीं ब्लेंड कर आज से सकते? कुछ साल पहले तो कुछ भी नहीं था सर। हाँ हम कितने 30% बायोमास क्यों नहीं ब्लेंड कर सकते? हमारे क्या पास सब स्पीड कुछ से है। इथेनॉल इंडस्ट्री ग्रो हुई है सर। हाँ सो वो लेवल पे तो हमारी इंडस्ट्री काम कर ही सकती हाँ है, और ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में काफी आप जैसे लोग हैं जो एजुकेट कर रहे हैं। हाँ इवन मशीन वालों का भी बहुत बड़ा योगदान मैं कहूंगा, कि वो लोग लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। दो अपनी मशीन सेल कर रहे हैं, बट मशीन सेल करने के बाद में वो भी एजुकेट कर रहे हैं, आपके जैसे लोग एजुकेट कर रहे हैं। हम जैसे यूट्यूबर्स के थ्रू लोगों को एजुकेशन मिल रहा है। तो अभी एजुकेशन लोगों को मिल रहा है, बट हमें अब गवर्नमेंट की एक सपोर्ट की बहुत बड़ी जरूरत है। नीड है। नहीं है, देखिए गवर्नमेंट ने भी नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 5 साल में जो ग्रोथ बायोमास में हुआ है, आई थिंक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ राइट पॉलिसी, राइट इंटेंशन, और जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है
वो बहुत अच्छा पुश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी जो एक ही जो क्रिटिकल गैप जो दिख रहा है कि सारे पावर प्लांट नहीं यूज कर रहे हैं, दैट इज अ ड्रॉबैक। वो यूज करना चालू कर दें तो वहां सप्लाई चेन अपने आप बन जाए, उस उन एरिया की बर्निंग बंद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले डिमांड सेंटर जनरेट करना है। डिमांड सेंटर जनरेट हो जाएगा तो पराली जल्दी बंद हो जाएगी। पंजाब में आज पराली जलने का रेशियो है काफी कम हुआ है। राइट सर। मतलब मैं बोल सकता हूँ अपने कि भाई 30-40% कम हो गया। क्यों हुआ? वहां पे पैलेट प्लांट आ गए। क्यों पैलेट प्लांट आ गए? क्योंकि वहां के एनटीपीसी और वहां के स्टेट ड्रिवन पावर प्लांट पैलेट यूज करना चालू किए, तभी कम हुआ ना। सीबीजी प्लांट्स आ गए, वो बायोमास यूज कर रहे हैं, गैस बना रहे हैं, गाड़ियों में क्लीन फ्यूल जा रहा है। तो समय लगा बट हाँ, हुआ। समय लगा। तो डिमांड सेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बात करता हूँ, अगर एनटीपीसी और बाकी सब पावर प्लांट्स ने अगर पैलेट लेना स्टार्ट कर दिया, हाँ, सो फिर सामने मार्केट कैसा रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी भी बोलते हैं कि मार्केट तो बन जाएगा, बट लोग फिर रॉ मटेरियल के लिए फाइट करेंगे। अभी आपने देखा होगा ना कि कहीं भी मतलब एक चीज की शॉप है तो 10 चीज की शॉप आती है। हम्म। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खुलती है, बगल में एक और खुलती है, मोबाइल बेचने वाला आ जाता है। तो मार्केट कैसे रहता है कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपका वेल प्लानिंग, वो आपको ड्राइव करेगा। पहले तो कंपटीशन तो आना ही है उसमें, उसके उसको सोच के बैठेंगे तो आप अपन बिजनेस नहीं कर सकते। कंपटीशन आएगा, उसके लिए वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान। आपको ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका पेबैक फास्टेस्ट आ जाए। ठीक है। दूसरा है कि रॉ मटेरियल में हमेशा मैं तो एक सक्सेस मंत्रा में सबको बताता हूँ, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट इज द सक्सेस मंत्रा ऑफ एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, लाइक बायोमास बिजनेस। चाहे वो बायो गैसिफिकेशन हो, बायो डेंसिफिकेशन हो, बायोचार हो, बायो टोरिफिकेशन हो, सबके लिए सक्सेस मंत्रा है रॉ बेटर क्वालिटी एंड प्रिसाइज रॉ मटेरियल कलेक्शन मैकेनिज्म। यही है सक्सेस मंत्रा उसका। सर अभी आपने एक बातों बातों में कहा कि टोरिफिकेशन, सो टोरिफिकेशन को अगर हम लोग अगर शॉर्ट में बताएंगे आप, तो ये हाँ, क्या कैसे होता है और क्या इसका भी मार्केट है, लोगों ने इसके ऊपर भी जाना चाहिए? देखिए बायोमास में वोलाटाइल मैटर होता है और एक होता है फिक्स कार्बन। तो बायोमास में वोलाटाइल मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसका मतलब होता है वो फ्लैश तुरंत जलता है। वो कोल में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, वो स्लो स्टडी जलता है, कार्बन ज्यादा है तो उसमें स्मोक्स के परसेंटेज भी कम हो सकते हैं। तो टोरिफिकेशन में हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाके इधर रोस्टिंग करते हैं, और उसमें से जो फ्लू गैसेस हैं, जो बर्निंग से पहले के जितने सारे गैसेस हैं, तो वो गैसेस हम बाहर वोलेटाइल मैटर को निकाल लेते हैं, कार्बन कंटेंट को बढ़ा देते हैं। तो दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ टोरिफिकेशन। ओके। टोरिफिकेशन करने से फायदा क्या है? टोरिफिकेशन करने से फायदा क्या है कि जो हम 100% जो मेरा बायोमास था वो 40-50% यील्ड बचा, उसका सीबी इसमें इंक्रीज हो गया। और वो पैलेट प्लांट को जब वहां फायर होगा तो वहां पॉल्यूटेड कम होगा, और उनको वो क्वांटिटी में उसको कोल के जैसा फायर कर सकते हैं, उसका ग्राइंडेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है। वो इट इज लाइक अ कोल। तो कोल के करेक्टिविटी से काफी मैच करना पड़ता है। तो जो पावर प्लांट्स है उनको अपने प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। सर मैंने यहाँ तक ये न्यूज़ सुनी है कि जितने भी पावर प्लांट्स है, चाहे वो हम्म, प्राइवेट है, एनटीपीसी है, गवर्नमेंट ड्रिवन प्लांट्स है, ये जो पेलेट्स यूज करने का इनका पर्टिकुलर एक मतलब ये क्या कहेंगे कि एक परसेंटेज है, इसके ऊपर वो जा नहीं सकते। हम्म, बट व्हेन इट कम्स टू टोरिफिकेशन, वो टोरिफिकेशन में उनकी लिमिट बड़ी है। हम्म, ये यहाँ सिर्फ 5 या 7% के ऊपर नहीं जा सकते। मे बी जो भी XYZ उनके टेक्निकल रीजन होगा। हाँ, टोरिफिकेशन में मैंने यहाँ तक सुना है कि वो 25% तक जा सकते हैं। हाँ, बट टोरिफिकेशन में ठीक है, ये यहाँ तक तो सही है, मुझे जो समझ में आ रहा है। बट टोरिफिकेशन की प्रोसेस अभी भी इंडिया में लोगों को पता नहीं है, या आइडिया ही नहीं है, या ये कहते हैं कि यार 2 टन डालोगे तो 1 टन निकलेगा, या कोई कहता है 4 टन डालोगे तो 1 टन निकलेगा। तो इसका क्या सच है सर ये? देखिए वो जो आपने पहला पॉइंट बोला कि डेफिनेटली जो पावर प्लांट्स हैं वो कोल पे डिजाइन है। हम्म। तो जब हम डिजाइन करते हैं किसी भी मशीनरी को, इंजीनियरिंग करते हैं, डिटेल इंजीनियरिंग करते हैं, तो जो फीड स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर हम डिजाइन करते हैं कि जी सर। ये स्पेक्स है। अब उसमें आप बायोमास डाल रहे हैं तो उसकी लिमिटेशंस हैं। जी सर। सो टोरिफिकेशन जब हम करते हैं तो लिमिटेशन क्या होता है कि आप वो कोल की इक्विवेलेंट आप उसको इंप्रूव कर दे रहे हैं, तो लिमिट से ऊपर हो गए, आप 30-40-50% तक भी जा सकते हैं। तो एक तो पहला इसका ऐसे हो गया। दूसरा टोरिफिकेशन में देखिए हर हर नई चीज का एक टाइम रहता है। टोरिफिकेशन भी एक नया चीज है। कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्री अच्छा कर रही हैं। तो टोरिफिकेशन का भी टेक्नोलॉजी मेच्योर होगा, हो रहा है। इंडिया में है सर कोई हाँ, इंडिया में टेक्नोलॉजी? है। इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, और अभी उतना मतलब इफिशियंसी लेवल उतनी नहीं है। टोरिफिकेशन में चैलेंजेस हैं, कुछ जो चैलेंजेस दूर कर रहे हैं उसको। तो टोरिफिकेशन भी, क्योंकि जब डिमांड आएगा टोरिफिकेशन का, आज आज भी डिमांड है। ओके। हाँ, तो वनली टेक्नोलॉजी का बहुत कॉस्टली है, कॉस्ट और कोई बहुत। बात ही नहीं कर रहा सर टोरिफिकेशन हाँ, के बारे में। टोरिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं लोग।
मतलब टोरिफिकेशन मतलब वो ब्रिकेट पैलेट के जैसा एकदम तुरंत वो छोटा प्लांट नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज एट अ गुड प्लांट इट्स अ 10 ईयर। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए वहां पे। टोरिफिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें हीट जनरेशन जो होता है वो रीयूज होना चाहिए, देन ओनली यू विल बिकम कॉम्पिटिटिव। आपने एक छोटा प्लांट लगा लिया, उसमें से 40% जो हॉट एयर निकल रहा है वो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, वो हवा में जा रहा है। तो दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच टू डू द टोरिफिकेशन। आप एनर्जी लॉस हो रहा है वहां पे, नोबडी विल गिव द मनी ऑफ एनर्जी लॉसेस। तो वो एक बड़े प्लांट में ही सेटअप में आप उसका जो गैसेस निकल रहे हैं उसको हॉट यूज कर सकते हैं, कहीं ड्रायर में रिसर्कुलेट कर सकते हैं। आपका बगल में पैलेट प्लांट है, उसके ड्रायर में वो हॉट एयर गैसेस को डाल के आप ड्राई कर सकते हैं। तो उसकी भी मतलब 120 150 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है जो गैसेस है। तो ऐसे कुछ अगर जो आप पैरेलली यूटिलाइजेशन करेंगे तो वो फिर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सर गवर्नमेंट जैसे एनटीपीसी ही टोरिफिकेशन के अभी लोगों को एजुकेट कर रही है, हाँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रही है, बट हमने यहाँ तक ही सुना है, बट वो प्राइस नहीं दे रही कुछ, एक जो स्पेसिफाइड प्राइस होना चाहिए जितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है टोरिफिकेशन में या टेक्नोलॉजी में, सो उतना प्राइस नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग नहीं आ रहे। नहीं, हाँ, स्केल नहीं है अभी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रिस्क है। बट फ्यूचर यही है तो सर फ्यूचर यही है। देखिए, आज से पहले हम लोग पैलेट 5 साल पहले हम लोग ब्रिकेट में पैलेट बनाने की बहुत कोशिश करते थे, आज पैलेट की ही बात कर रहे हैं। तो आज से 2-3 साल बाद हम केवल टोरिफिकेशन की बात करेंगे मे बी नेक्स्ट और इंटरव्यू लार्ज स्केल हमारा पे करेंगे। नेक्स्ट इंटरव्यू हमारा हाँ, टोरिफिकेशन लार्ज के ऊपर स्केल पे करेंगे क्योंकि अभी मेच्योर हो रहा है मार्केट। जी सर, जी सर। डिमांड के साथ वो उनको 13 रुपए में चाहिए। हम जब पहले पैलेट बनाते थे तो हम 12 रुपए में बनाते थे। आपको याद होगा कि 12 रुपए की मार्केट थी। आज हम 8 रुपए में सेल कर रहे हैं, 7.5 में सेल कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना। जी हाँ सर। कैसे हुआ? प्रोसेस इंप्रूव हो गया, मशीनरी इंप्रूव हो गई उसमें। तो वो भी चीजें हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग मेरे बड़े काफी नोन फ्रेंड्स हैं जो लगे हुए हैं इसमें, डेडिकेटेड हैं। चाइना से बहुत सारी मशीनें लाके लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी आप एक्सपो में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे वहां पे। अच्छा काम चल रहा है, बट हो जाएगा, ये जर्नी अचीव हो जाएगी, कोई बड़ा चीज नहीं है। मेरा लास्ट सवाल सर, जो इंडिया का मिशन है नेट जीरो एमिशन, हाँ, उस मिशन में हमारे बायोमास इंडस्ट्री का कितना परसेंटेज योगदान है? देखिए परसेंटेज में अभी जैसे सोलर इंस्टॉलेशन एक इजी प्रोसेस है। जी सर। और आपने सोलर इंस्टॉल कर दिया, आप अपने घर में एसी कमरे में बैठे हुए हैं, वहां पे डिजिटली आपको सब कुछ दिख रहा है। वो हमारे बड़े बड़े साहब लोगों को भी दिख रहा है, अच्छा इतना जनरेशन हो गया, ग्रीन हो गया। इजीएस्ट प्रोसेस, ठीक है। उसमें मेहनत है। बायोमास थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि 50% अपना कंट्रीब्यूशन है। एग्रो रेसिड्यू, पोस्ट हार्वेस्ट एग्रो रेसिड्यू मैनेजमेंट प्ले अ 50% रोल। वो जो एनर्जी वेस्ट जा रही है, जो हर 3 महीने में एनर्जी तैयार होती है, उससे मैं कंटिन्यूस प्रोसेस कर सकता हूँ दिन रात। मैं सोलर से दिन रात अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकता हूँ, बायोमास से मैं दिन रात फैक्ट्री चला सकता हूँ, जो हर 3 महीने में मेरे फार्मर प्रोड्यूस करता है। मेरा ऊर्जा दाता मेरा फार्मर है, वो अन्नदाता भी है, ऊर्जा दाता भी है। तो स्लोगन किसी ने दिया है कि गवर्नमेंट ने कि भाई अन्नदाता से ऊर्जा दाता, बिल्कुल सही स्लोगन है। आप 3 महीने उसको रखो, फिर 3 महीने में एक नई क्रॉप तैयार हो जाती है। बिल्कुल सही। आप साइक्लिक उससे पावर बना रहे हैं, उससे स्टीम बना रहे हैं, उससे प्रोसेसेस बना रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं आप। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज कर रही है, बेवरेज कर रही है। तो ये बायोमास का ही पावर है, ये सोलर और विंड का पावर नहीं है। बट सर यहाँ और एक चीज आती है ना कि हमें मशीन रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोल पावर प्लांट से। सो क्या हम हमारी इंडस्ट्री सोलर से चला सकते हैं? डेफिनेटली चला सकते हैं। अभी देखिए, आने वाले हम लोग ने अभी जो प्रोजेक्ट हम कास्टिंग कर रहे हैं या एज ए कंसल्टेंट जो हम गाइड कर रहे हैं, वी आर एडिंग 50% ऑफ सोलर कैपेसिटी। जैसे मेरा 500 किलोवाट का कनेक्टेड लोड है, तो मैं 300-400 किलोवाट सोलर का भी प्लान करता हूँ। उसका पेबैक भी बहुत अच्छा है। आप रूफ का कोई यूज नहीं हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, तो वो उसमें क्या होगा कि आपकी एनर्जी डिमांड जो है, डिपेंडेंसी ऑन फॉसल, वो कम होगी और आप और ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाएंगे। 2 साल 3 साल के बाद जब आपका वो सोलर का पेबैक आ जाएगा, देन यू विल बिकम मोर कम्पिटिटिव, यू आर मोर रेडी फॉर टू फाइट इन अ मार्केट, मोर कम्पिटिटिव इन अ मार्केट। तो वो इन्वेस्ट करना चाहिए उसको। थैंक यू सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला, मुझे भी सीखने मिला, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने मिला ही होगा। सो और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारी इंडस्ट्री को लेके, ये तो अभी बहुत लिमिटेड टॉपिक पे हमने बात की, बिल्कुल, आगे आपसे बात होती रहेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो, आप एक नए मिशन पे काम कर रहे हैं, थैंक यू इसके सर। लिए धन्यवाद। थैंक यू।